लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस किया था? इम्पल्स, है ना? इम्पल्स डिस्कस कर रहे थे। एमटी में कुछ डाउट्स है क्या? एमटी में डाउट्स है तो कुछ डिस्कस कर लूंगा उसको, उसमें क्या है, डिस्कस तो करना ही पड़ेगा ना। 1 मिनट रुक जाओ, बोलिए क्या एमटी में डाउट्स है? एक बार मैं पेपर देख लेता हूँ, किधर है पेपर, मेरे पास होना चाहिए शायद। एक तो उसको डिस्कस करूंगा पहले, फिर स्टार्ट करूंगा लेक्चर। 1 मिनट रुकिए। हाँ बताइए। पेज 1 MT2 मेंस एडवांस कौन से पेपर में डाउट है? बताइए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। मेंस एडवांस किस में डाउट है, या दोनों पेपर में सब में डाउट है तो वो बोलो। एडवांस पेपर 2, एडवांस पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और भी कुछ है? मेजर टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13। और भी किसी पेपर में डाउट है कुछ? कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, बोलिए। तक मैं इसको डिस्कस करता हूँ, एक बार देख लो क्या है। सॉल्यूशन सेंड किया हुआ है तो आना चाहिए, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल at a speed of 133 kilometer per hour shown in figure. If its wings are tilted at an angle of 40 degree to the horizontal, 40 degree to the horizontal, okay. What is the radius of circle in which the plane is flying? Assume that the required force is provided entirely by aerodynamic lift that is perpendicular to the wings surface. तो सबसे पहले आप, ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल सर्कल है इसका, बट इसका विंग्स जो है, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका एक बार पहले एफबीडी बना लेते हैं, इसकी एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी बनाएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या होगा नहीं होगा, है ना। अब अगर ये मान लीजिए यहाँ से कि अगर ये यहाँ पे ऐसा है तो इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा है, इस टाइप से, इस टाइप से जा रहा है, तो पहले एफबीडी बनाएंगे तो फोर्स क्या आएगा, mg। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो mg, तो जैसे अगर मान लीजिए ये ऐसा सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल, तो mg इस साइड आएगा, ऐसा mg ऐसा आएगा, तो mg को रिजॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। दूसरा, इस पे नॉर्मल लगेगा ऐसा n, तो इस n का 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है, जैसे ये अगर थीटा था तो ये वाला थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये वाली वाली हो जाएगी n sin थीटा। अब ये बताइए इसका जो सर्कुलर पाथ होगा, ये कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसा है, तो सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लग रहा है, n sin थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एफसी की वैल्यू एक ही है यहाँ पे, n sin थीटा है, तो n sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, वी गिवन v स्क्वायर बाय आर।
वी स्क्वायर बाय आर। इसका वी गिवन है, फाइंड क्या करना है, रेडियस क्या फाइंड करना था इसमें, मिनट, इफ द विंग्स आर इतना, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, इसका रेडियस फाइंड करना, आर फाइंड करना है, तो एन साइन थीटा, मतलब एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, इस ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन है नहीं, जब इसका कोई मोशन है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में ये वाला जो फोर्स है इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो क्या आएगा, n cos थीटा इक्वल्स टू mg। इक्वेशन 2 हो गया, डिवाइड कर देते हैं, है ना, नाउ 1/2, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी, इक्वल्स टू m से m जाएगा तो v स्क्वायर अपॉन r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, v स्क्वायर बाई g tan थीटा। अब देखो यहाँ पे v दिया हुआ है 133 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना आ जाएगा, 133 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा आपको, 5/18 का स्क्वायर हो जाएगा, जी की वैल्यू को उसने बोला है कितना, 10 लेने के लिए, और ये tan थीटा मतलब tan 40 डिग्री की वैल्यू है 0.84, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम हियर, जो भी वैल्यू आनी है आर की वो आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 डी, पेपर 1 13 है, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का डी, 18 भी था, अच्छा ठीक है, पेपर 1 मैंने ये कर लिया, देखता हूँ पेपर 2 का 18 देखता हूँ, ठीक है, पहले आप पेपर 1 देख रहे हैं तो पेपर 1 ही देख लेते हैं, पेपर 2 किधर गया है, एक मिनट रुको, पेपर 2 था ना अभी मेरे पास, पेपर 2 में किसी को डाउट है क्या, पहले पेपर 2 ही डिस्कस कर रहे थे, पेपर 2 डिस्कस कर लेता हूँ, पेपर 18, ठीक है, 18 पहले उसी को डिस्कस कर लेता हूँ, पेपर 2 किधर है यार, क्या दिया हुआ है, a particle can slide along a track with elevated ends and a flat central part as shown in figure. The flat part has length 40 centimeter. The curved portion of the track are frictionless, but for the flat part the coefficient of kinetic friction is mu k equals to 0.2. The curved portion of the track are frictionless, but for the flat part the coefficient of kinetic friction is, ये देखो इसका यहां से ये ऐसा है ना, ये फ्लैट पार्ट है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला लेंथ एल दिया हुआ है, ये वाला जो है स्मूथ सरफेस है, और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। अच्छा पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 वो भी लिख लेता हूँ, एम क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए which is at height L equals to H equals to L by 2. How far from the left edge of the flat part does the particle finally stops? यहाँ से यहाँ तक आने में जो है पार्टिकल कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा वो बताना है, तो क्या लगाएंगे अपन, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, फ्रिक्शन है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो यहाँ से रिलीज किया है, मान लेते कहीं यहाँ पे आया तो ये रेस्ट में आ गया, ये किस में आ गया, यहाँ पे रेस्ट में आ गया है ना, यहाँ पे फाइनली रेस्ट में आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना मान लेते हैं x, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा x। तो देखो यहाँ पे जब ब्लॉक आएगा, यहाँ से फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा, फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पहले वो आपको उसका कब टेस्ट होगा क्या होगा, उसका टाइम टेबल या स्केड्यूल जो भी है वो मिल जाएगा आपको, वो स्केड्यूल मिल जाएगा,
वही 2 मंथ्स पे होता है, 2 मंथ्स मान के रखिए आप, 2-3, 2 to 3, 2 to 3 के बीच में ही होगा। देखो यहाँ पे ये रेस्ट में था, यहाँ पे भी ये रेस्ट में है, तो अगर आप लिखेंगे यहाँ से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बताया है कि जब पार्टिकल कहीं से डिस्प्लेस होके कहीं आ जाता है, जैसे वर्टिकल हाइट में कोई चेंज, हाँ पूरा, जब भी आपका एम्प्टी होगा तो पूरा सिलेबस आएगा, जितना तक हुआ है आपका वो पूरा आएगा, एम्प्टी में पूरा आता है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। अगर ऑफलाइन खुल जाएगा तो ऑफलाइन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो देखिए ये यहां से मान लीजिए ये ऐसा था, यहां से ये यहां पे आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये h है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां से लगना स्टार्ट हो रहा है? यहां से यहां तक, ये वाला डिस्टेंस x मान लिया था अपन ने, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? माइनस फ्रिक्शन, जैसे ये इस साइड मूव करेगा फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, तो माइनस f इंटू एक्स इक्वल्स टू, इनिशियली भी वो रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो यहां से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? mgh इक्वल्स टू f इंटू एक्स। तो m की वैल्यू कुछ गिवन है आपको, नहीं है तो पहले ऐसे लिख देते, mgh की वैल्यू कुछ गिवन है, h इज l/2, f क्या होगा? म्यू n, मतलब म्यू mg इंटू एक्स। तो देखिए यहाँ से mg कैंसल आउट हो जाएगा, तो l/2 इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी है? तो म्यू इज गिवन है 0.2 इंटू एक्स, तो ये कितना है? 40/2 सेंटीमीटर में आंसर है x, तो ये 20 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है आपको? 40/2, सही लिख रहा हूं ना मैं? 20/0.2, कैलकुलेशन तो सही किया ना यार? हाँ वही लग रहा है, वही लग रहा है, फिर वही लग रहा है, क्योंकि इससे इससे जो है ना, इससे जो आंसर आ रहा है वो तो 200 आ जा, मतलब 100 आ जा रहा है, इससे जो आंसर आएगा वो तो 100 आएगा। जैसे इसको हटा देते तो यहाँ से 100 आ रहा है, 100 सेंटीमीटर, बट आपको पता है कि 100 तो है नहीं, 100 तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ से, ये पहले देखो, ये जो स्टॉप हो रहा है, तो क्योंकि एनर्जी किस में लॉस हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस आ रहा है, एनर्जी लॉस जो हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है ना? तो अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो यहाँ से आया था, उतने ही हाइट पे जाता फिर आता, मतलब ये ऑसिलेट करता रहता है ऐसा, बट यहाँ पे अब ये 40 है, 40 गया, इधर से जाने का तो कोई मतलब नहीं है, जितना जाएगा वापिस आ जाएगा, यहाँ पे आया तो वापिस आ जाएगा, इधर तो कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रही है। फिर 40 के बाद इस साइड 40 आया, 40 के बाद इस साइड फिर 40 आया, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ तक आ गया मान लो, फिर वापिस आएगा, यहाँ पे आया। हाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 100, इतना में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है ना 100 में, तो 40 इस साइड गया, फिर 40 इस साइड आया, 80 हो गया, फिर इस साइड से 20 जाएगा तो 100 होगा, मतलब यहां से इसका डिस्टेंस जो आएगा वो 20 सेंटीमीटर आएगा, है ना? मतलब यहां से इसका मतलब ये कैसे गया? एक बार यहां से ऐसा गया होगा, ऐसा आया, ऐसा गया, फिर वापस आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसा गया, है ना? यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस आएगा ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आंसर 20 सेंटीमीटर, है ना? पेपर 2 में अब कुछ नहीं है, पेपर 1 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का डी।
पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कर दी है ना। क्या दिया? फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। डी में क्या बोला है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फॉर द टोटल पीरियड इज नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होगा क्या? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ग्राफ से क्या दिख रहा है? ग्राफ यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा गया, ये ऐसा आया, और ये ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट जो है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉइंट लिख रहा है कि इससे बिलो है ना। ये ऐसा ग्राफ में तो ऐसा ही दिख रहा है यार, ग्राफ में तो ऐसा ही दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये भी आंसर होना चाहिए। क्योंकि ग्राफ ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे, और ये वाला जो है, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग फाइनल पोजीशन इसका ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो फाइनल पोजीशन मान लीजिए, फाइनल पोजीशन जो एक्स है, ये लेस है एक्स आई से, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी वुड बी नेगेटिव। तो डी भी होना चाहिए आंसर, बट ये सिंगल चॉइस, इसका मतलब 1 वाला जो है ये बोनस हो जाना चाहिए। अगर ये सिंगल है तो ये बोनस हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन करेक्ट। एक बार और ए को मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? एक बार मैं ए को भी चेक कर लेता हूँ। बोल रहे हैं कितनी बार ये पार्टिकल रेस्ट में आया है ना, तो पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट, तो पार्टिकल कितनी बार रेस्ट में आएगा, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx बाय dt, मतलब स्लोप 0 हो जाएगा। तो कब 0 होगा? एक यहाँ पे 0 होगा, एक यहाँ पे 3 4 5 6 टाइम्स। तो फर्स्ट वाला भी सही है, फर्स्ट भी सही है ना? ये फर्स्ट भी करेक्ट है। नहीं नहीं, मोर एक्यूरेट की बात नहीं करेंगे, बट डी भी तो दिख रहा है कि नेगेटिव हो गया। मोर एक्यूरेट तुम सही बोल रहे हो, बट ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ देखोगे, हाँ, ए का ही मार्क्स दिया है क्या उसने? वो तो सही है कि ये तो कंफर्म ही है, ये तो होना ही है, बट डी वाला भी करेक्ट। क्या अज्यूम? अज्यूम क्या करेंगे? ग्राफ दिखने से ही लग रहा है वो, ग्राफ जो है वो तो दिखने से ही लग रहा है कि वैसा है। वो बात क्लियर है कि ए तो होगा ही, ए तो कंफर्म ही है, ए तो आंसर होगा ही है इसका। बट जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग डी भी करेक्ट है ये। बट यही है कि ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ड्रॉ करने में थोड़ा मिस्टेक किया है, इसलिए वो आंसर डी नहीं दिया है ना? बाकी समझ में तो आपको आ गया है। किसी का ऐसा है कि किसी ने डी सिर्फ टिक किया है, ए टिक नहीं किया है, डी टिक कर दिया है? कोई है ऐसा? तुमने किया क्या? अच्छा ठीक है, मैं इसको एक बार बोलता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको एक बार बोलता हूँ कि वैसे में तो फिर ये बोनस हो जाएगा 1 वाला, वैसे केस में बोनस देना ज्यादा सही है, बोनस हो जाएगा उस केस में। क्वेश्चन नंबर 6, 9th भी है।
तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि मतलब जब ये क्वेश्चन वो आता हो मेंस 14th पे भी, जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया होगा ना उसमें उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आंसर करेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। As shown in figure, an object is placed on left side of a lens with its focal length leveled at f. An object is placed on left side of a lens with its focal length leveled. लेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसा है थिन लेंस, इसका फोकस एक यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। फ्लैट मिरर इज प्लेस्ड एट द इमेज एट द इमेज फोकस, मतलब यहाँ पे जो f होगा, f डैश, इसी का फोकस जो होगा वहां पे है। With its reflecting surface facing the lens, the image of the object is at, देख लेता हूँ मैं एक बार, ये ऐसा है। वेज कंस्ट्रेंट क्या है देख लेते, कोई क्वेश्चन है तो फिर बताइए, देख लेते हो यहाँ पे, पहले इसको एक बार डिस्कस में कर लेता हूँ, क्या बोल रहे हो तुम। ये ऐसा है, अब इसमें बोल रहा था इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ पे होगा। अभी बता, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो अभी अगर ये फोकस से इस साइड है, इसका मतलब जो इमेज होगा, मान लीजिए एफ और 2f के बीच है, सपोज, पता नहीं 2f के बीच है या नहीं, अज्यूम कर लिया, तो इसका जो इमेज होगा वो यहाँ पे बनता, कहीं यहाँ पे बनता। कब बनता, जब मिरर नहीं होता। अब ये बताइए कि अगर सपोज ये मिरर ऐसा होता, ये मिरर ऐसा होता, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाता ना यार, क्योंकि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाता। तो ये मिरर जो है, इसका इमेज कहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था। ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इमेज इस साइड बनेगा, बट यहाँ पे क्या किया, इसको टिल्ट कर दिया है, तो इमेज भी क्या होगा, जैसे ये क्या किया, ऐसा मिरर है, हाँ, नहीं हमेशा हमेशा फॉर्म नहीं होगा, हमेशा फॉर्म नहीं होगा, ऑलवेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि हमेशा इसी साइड फॉर्म होगा, वो देखना पड़ेगा आपको, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो ये ऐसा था, अब इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, थीटा एंगल से रोटेट करने पे, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन रिफ्रैक्टेड रे विल रोटेट थ्रू एन एंगल 2 थीटा इन सेम सेंस। मतलब अगर आप इसको थीटा से रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, मतलब कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, ये अभी ऐसा है तो ये ऐसा रोटेट कर जाएगा 2 थीटा से, तो ये कहीं यहाँ पे इमेज आ जाएगा, तो इसका जो फाइनल इमेज होना चाहिए वो यहाँ पे बनना चाहिए, डी पे, ये वाला पॉइंट डी। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इमेज इसका यहाँ पे बनेगा डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। A scooter is starting from rest, moves with a constant acceleration for a time delta t, then with a constant velocity for next time delta t2, and finally with a constant retardation for the next delta t3 to come to rest. A 500 Newton man sitting on the scooter behind the driver manages to stay at rest with respect to scooter without touching any other part. The force exerted by the seat on the man. अभी बताओ, अगर किसी पार्ट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी पार्ट को अगर वो टच नहीं कर रहा 5 मिनट थ्रू आउट दी जर्नी, हाँ, ये जो बोल रहे हो ना तुम, हो सकता है, हो सकता है, अगर ये लेंस का साइज अगर अपर्चर ज्यादा होगा, बट अपर्चर क्या होता है, थिन लेंस होता है, अपर्चर वेरी स्मॉल होता है, उसी के लिए ये फॉर्मूला
व्हेन अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तभी सब फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला होता है तभी वैलिड है, वरना वैलिड होगा नहीं, है ना। तो स्मॉल अपर्चर, नहीं तो तुम जो बोल रहे हो ना बिल्कुल होगा, अगर ये इसका अपर्चर ज्यादा होगा तो फिर से यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार देख लेते हैं। 500 न्यूटन थ्रू आउट द जर्नी, less than 500 Newton throughout the journey, more than 500 Newton throughout the journey, and greater than इतना delta T and delta T3 and ये 500 Newton for delta T2। अब देखो यहाँ से अगर स्कूटर पे है तो देखो इसका मैं FBD एक पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट मान लेते हैं, स्कूटर पे है, किसी चीज को टच नहीं कर रहा है, तो इस पे जो स्कूटर फोर्स लगा रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा? स्कूटर एक, क्वेश्चन नंबर 9th, तो स्कूटर इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? एक नॉर्मल रिएक्शन। अब स्कूटर सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी वो स्कूटर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ? रेस्ट में अगर वो स्कूटर पे है और वो क्या है, रेस्ट में है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी तो इस डायरेक्शन में जाने की होगी। नहीं नहीं नहीं, हाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसकी टेंडेंसी तो इस डायरेक्शन में जाने की होगी, बट इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा ना इस साइड। क्यों लगेगा ये फ्रिक्शन? क्योंकि जैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है डेल्टा T1 टाइम तक, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा FP m/a। तो अब ये वाला रेस्ट में है, मतलब F इक्वल्स टू ma हो जाएगा, F की वैल्यू ma की इक्वल हो गई। तो अभी जो सीट है वो सीट इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स डेल्टा T1 टाइम के लिए नेट फोर्स जो आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। इस डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो एन की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, मतलब एन की वैल्यू mg और mg की वैल्यू 500 है। तो ये जो आपका नेट कांटेक्ट फोर्स c है वो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये तो ग्रेटर देन 500 न्यूटन आ जाएगा ना यार। तो डेल्टा T1 में जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये 500 न्यूटन से ग्रेटर होगा, इस पे फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय सीट ऑन द मैन इज ग्रेटर देन 500 न्यूटन। कब? जब ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तब। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे लिया? देखो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, then pseudo force will act on the man in opposite to the acceleration of scooter, है ना, क्योंकि वो किस पे है? स्कूटर पे है। स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब वो कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, तो फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर ये डेल्टा T2 टाइम के लिए बोला है तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्कूटर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो अभी इस पे कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ पे सिर्फ n लगेगा और mg लगेगा, और कोई फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पे n की वैल्यू mg हो जाएगी। तो इस केस में जो स्कूटर इस पे फोर्स लगा रहा होगा वो 900 न्यूटन 500 न्यूटन लगा रहा होगा। डेल्टा T3 रिटार्डेशन है, रिटार्ड कर रहा है, तो जब रिटार्ड कर रहा होगा मतलब इसका ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, बट इसका एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अभी इस पे सूडो फोर्स इस साइड लगेगा, FP मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स इस साइड है तो इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी, तो फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल ऐसा होगा mg। तो फिर से n की वैल्यू तो mg होगी, 500 न्यूटन आएगा ही, बट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स F इस साइड लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा है, तो F की वैल्यू तो ma के इक्वल है, तो नेट कांटेक्ट फोर्स जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा C, और C की जो वैल्यू होगी फिर से n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगी, और n 500 है तो ये इसकी तो कुछ वैल्यू है ma, मतलब C इज ग्रेटर देन 500। तो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 में ग्रेटर देन 500 होगा, और डेल्टा T3 में, एंड डेल्टा T2 में क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो नॉर्मल की वैल्यू 500 हो जाएगी। इसीलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो डी है।
और भी कोई डाउट था इसमें? क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, एक मिनट, उसको अभी पेपर 2 को बाद में करते हैं। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेता हूँ मैं। थर्टींथ। 13 में क्या बोला? अ diver dives at a pigeon. The diver starts with 0 downward velocity and falls with the acceleration of gravity. Starts with 0 downward velocity. ठीक है. If the pigeon is 80 meter below the initial height of the diver, how long does it take the diver to intercept the pigeon? Intercept मतलब उसको क्रॉस करेगा. तो ये तो सिंपल हो जाएगा ना यार फिर. ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया. यहाँ पे है पिजन जो है, ये यहाँ पे है, डाइवर यहाँ पे है, एच हाइट से है. और ये तो ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि ये फ्लाई कर रहा है या डाइव कर रहा है या किसी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, वैसा कुछ गिवन नहीं है ना. ये तो यहीं पे है, ये यहीं पे है. और एच की वैल्यू गिवन है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितने डिस्टेंस पे? 80. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो ये तो सिंपल हो जाएगा ना. s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो s डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो -80, ये 0, ये माइनस हाफ g हो जाएगा, gt स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 80 इक्वल्स टू g/2 इंटू टी स्क्वायर. जी की वैल्यू को 10 बोला है कंसिडर करने के लिए. तो 80 इक्वल्स टू 10/2 टी स्क्वायर, ये जाएगा. तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी. तो टी की वैल्यू 4 सेकंड आ जाएगी. ये क्वेश्चन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो सकता था जब ये इसकी कुछ वेलोसिटी होती, किसी डायरेक्शन में जा रहा होता तब. क्यों प्रोजेक्टाइल होगा? किस डायरेक्शन में आया है? किस डायरेक्शन में आया है? द डाइवर स्टार्ट्स विद 0 डाउनवर्ड वेलोसिटी. अगर मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल भी होता तो उस केस में ऐसा नहीं होता. इस केस में कहीं यहां से ये आता और यहां से आता, बोल रहे हो ना तुम, ये यहां से आता और इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होती, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो ये यहाँ पे आके ऐसा स्ट्राइक करता. ऐसा होता. तो ऐसा भी होता तो भी एस वाई की वैल्यू इस केस में एस वाई लिख देते. एस वाई इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. तो भी इसका आंसर ऐसा होता है ना. पेपर 1 में और भी कोई डाउट है? पेपर 1 18 देख लेते हैं क्या. 18 क्या है यार? In the figure, block 1 of mass m1 equals to 2 kg and block 2 of mass 3 kg are connected by a string of negligible mass and are initially held in place. Block 2 is on frictionless surface tilted at theta equals to 30 degree. The coefficient of kinetic friction between the block 1 and the horizontal surface is 0.2. The pulley has negligible mass and friction. Once they are released, the block move. What is the tension in the string? ये ऐसा है, ये एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है. यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक M2 है. M2 इक्वल्स टू 3 kg. M1 है, M1 की वैल्यू कितनी है? 2 kg. अब मुझे पहले ये बताइए आप कि अगर जब भी ये मूव करेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे है या नहीं है? फ्रिक्शन यहीं पे है, बट जब भी ये मूव करेगा, क्वेश्चन में टेंशन पूछा ना. हाँ, जब भी ये मूव करेगा तो दोनों एक साथ ही मूव करेगा. तो इस डायरेक्शन में फोर्स किस देख लेते हैं कितना आएगा. तो mg मतलब 3g cos sin 30, सॉरी 3g sin 30 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 इंटू 1/2, तो 15 न्यूटन आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे
एक बार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, एफएस मैक्स, वो कितना आएगा, म्यू इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है तो म्यू के फाइंड कर लेते हैं, तो कितना है, म्यू इज 0.25, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल्स टू एम जी मतलब 20, तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे ये 15 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन लग रहा है, मतलब ये इस साइड एक्सेलरेट करेगा। अभी बताओ, डायरेक्ट बताया है ऐसे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, आपको कभी डायरेक्ट बताया है कुछ, ए इक्वल्स टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स ये, ऑपोजिंग फोर्स ये, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। टेंशन को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपोज कर रहा होगा, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 15 माइनस 5 अपॉन टोटल मास 2 + 3, 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करना है, कोई भी एक ब्लॉक बना लीजिए, m1 टेंशन T, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा T - 5 इक्वल्स टू m1 इंटू ए। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 2 इंटू 2, तो आंसर 9 हो जाएगा, 9 न्यूटन। और भी पेपर 1 में किसी का कोई डाउट है, पेपर 1, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8। पेपर 2 किधर है, एक मिनट, पेपर 2 ना, मेंस क्वेश्चन नंबर 12, हाँ वो मेंस पता है, क्वेश्चन नंबर 12, एक और क्वेश्चन किसी ने बोला था क्वेश्चन नंबर 8 या 14 कुछ ऐसा, पेपर 2 के बाद वही करूंगा मैं एक बार। अ हेवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ हेवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इनटू अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, इनटू अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। A heavy particle is projected with velocity v at an angle with the horizontal into a uniform gravitational field. ऐसा प्रोजेक्ट किया, ऐसा प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, यहाँ पे g की वैल्यू यूनिफॉर्म है, g कांस्टेंट। द स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट वैरी अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। ट्रेजेक्टरी देख लेते हैं। अब ये बताओ, इसकी ट्रेजेक्टरी तो ऐसी होती है ना यार, इसकी ट्रेजेक्टरी वाई एक्स ग्राफ, ट्रेजेक्टरी यही होता है। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अगर लिखना होगा तो x tan थीटा माइनस gx² / 2u² cos स्क्वायर थीटा, याद है कुछ, तो वाई एक्स के साथ वैरी करता था और ये माइनस होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, इसीलिए डाउनवर्ड पैराबोला आता था, इसलिए क्या आता था, डाउनवर्ड पैराबोला आता था। तो अगर आप एक्स में देखेंगे, एक्स के साथ अगर देखेंगे, है ना, तो क्या बोला, स्लोप ऑफ ट्रेजेक्टरी, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, स्लोप मतलब dy बाय dx, तो ट्रेजेक्टरी है, एक बार इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपको tan थीटा, थीटा कांस्टेंट है, dx बाई dx 1 हो जाएगा, माइनस g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा dx² बाई dx, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये वाली वैल्यू तो 1 है, माइनस g अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, स्लोप इसका क्या आ गया, tan थीटा माइनस gx अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा, ये आपका dy बाई dx है, dy बाई dx। तो इसी का ग्राफ फाइंड ड्रॉ करना है ना, g और x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर इसका ग्राफ x के साथ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि x और t दोनों है,
तो x के साथ ड्रॉ करेंगे, ये स्लोप है, स्लोप। तो स्लोप, ये है स्लोप आपका, तो इसी को पूरे को y मान लो एक तरह से, और ये x है, तो y इक्वल्स टू क्या है, समथिंग कांस्टेंट माइनस, जैसे y इक्वल्स टू याद है माइनस एम एक्स प्लस सी होता था ऐसा, तो यही है ना, y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, ये कांस्टेंट सी है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसीलिए माइनस एम एक्स लिखा। तो स्लोप इसका नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव है तो थीटा के एंगल जो होगा 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो ऐसा आएगा। नहीं नहीं, डाउट्स नहीं, कुछ पढ़ाऊंगा यार, कुछ तो बताऊंगा। तो ये x हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसा आना चाहिए। तो x, b और d तो आंसर नहीं होगा इसका, ये तो कंफर्म है, b एंड d आंसर नहीं होगा। तो यहां से देख लिया ऐसा है, x का ग्राफ जो है स्लोप और x का ग्राफ b और d में है, कोई दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है, तो b और d तो आंसर होगा ही। अब टाइम के साथ देख लेते हैं, तो टाइम के साथ क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan थीटा माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या होता था, तो यू एक्स इंटू टी होता है हमेशा, यू एक्स इंटू टी, तो लिख देते हैं यू एक्स इंटू टी। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस जी, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी, कैंसिल कर दो। फिर भी देखो ये टी है, पावर 1 है, स्लोप का पावर 1 है, तो लीनियर ग्राफ आएगा, क्या आएगा, लीनियर आएगा। और ये y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। स्लोप और टाइम का भी ग्राफ जो होगा वो ऐसा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा ए, तो आपको बोला है कि कौन सा कर्व नहीं होगा, मतलब इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इसका आंसर यहां से सी आ जाएगा, तो बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। आई बात समझ में? पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड इंडेक्स ऑफ refraction 1.6. A paperweight is constructed by slicing through the sphere along a plane that is 2 centimeter from the center. 2 centimeter from the center of the sphere. Leaving height h equals to 3 centimeter. The paperweight is placed on a table and viewed from directly above by an observer who is at a distance d from the tabletop. When viewed through the paperweight, the tabletop appears to be, टेबल टॉप बताना है कि कितने डिस्टेंस पे अपियर होगा फ्रॉम ऑब्जर्वर। देख लो यहां से टेबल टॉप यहाँ पे, ये ऐसा है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है ना, और ये वाली वैल्यू गिवन है, ये जो h है ये 3 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर ये 2 सेंटीमीटर है, और यही है टेबल टॉप। ऑब्जर्वर से बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जर्वर से बताना है कि डिस्टेंस, टेबल टॉप का डिस्टेंस क्या होगा। पेपर वेट द टेबल टॉप अपीयर्स टू बी, तो देखो यहां से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये किसको देखेगा, ये टेबल टॉप के इमेज को देखेगा, बेसिकली इस लाइन वाले इमेज को देखेगा। तो कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट, एक पॉइंट का इमेज बना देते हैं, सबका वही आएगा, हर पॉइंट का उतने ही डिस्टेंस पे आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से एक रेज ऐसे जाएंगी, दूसरी रेज ऐसे जाएंगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से जो रेज होगी, यहाँ पे बना देते,
ये ऐसा ऐसा बना देते, ये कुछ ऐसा हो जाता, ये कुछ ऐसा जाता, ऑब्जर्वर इस साइड है, तो इसको क्या दिखाई देता कि ये इन दोनों पॉइंट का, इसका और इसका इंटरसेक्शन कहीं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे इमेज दिखाई देता, कहीं यहाँ पे इमेज दिखाई देता। तो वही डिस्टेंस फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस पे इमेज दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग, इसकी वैल्यू 1.2 है और यहाँ पे 1 है, एयर है। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज का अगर डिस्टेंस फाइंड करना, पोजीशन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या आता है, फॉर्मूला आता है क्या, म्यू आर अपॉन वी माइनस म्यू आई अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई अपॉन आर। अब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, इस मीडियम में ऑब्जेक्ट, इस वाले मीडियम में, इंसिडेंट रे इस मीडियम में, तो ये हो जाएगा म्यू आई। रिफ्रैक्टेड रेस इस मीडियम में है, रिफ्रैक्टेड रेस इस मीडियम में, तो ये हो जाएगा म्यू आर। तो म्यू आर 1 है, 1/v माइनस म्यू आई जो है ये वाला होगा 1.2। अब देखो यहाँ डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, यहां से मेजर करते हैं, तो यहां से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे आपको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया और डिस्टेंस यहां से मेजर करते हैं, तो आपको इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू म्यू आर 1 माइनस 1.2। अब आर देखो, इसका सेंटर यहाँ पे, मतलब यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसका सेंटर यहाँ पे, तो आपको ये मेजर करने, रेडियस मेजर करने के लिए इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आर नेगेटिव हो जाएगा, तो -5 -5। अब यहाँ से देख लो 1/v ये प्लस हो जाएगा 1.3/3 और ये -0.2 अपॉन -5 1.2, इसको उस साइड लेकर जाइए, तो 1/v इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, तो 2.5/5 माइनस 1.2/3। तो एलसीएम ले लीजिए, 1/v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 3 0.6 हो जाएगा, 5 तो 6 हो जाएगा, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5.4/15। तो यहाँ से v कितना आ गया, -15/5.4। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई। अपने को कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है। ये वाला जो डिस्टेंस आया है, ये v कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। अजीब नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल। ये तो तुमको ये सब बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है इन सब में। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आंसर बताऊंगा। ये तो तुमको ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, साइन कन्वेंशन तुमको सर ने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग लेना होगा। मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेता हूँ, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा उसके सेंटर से मेजर करते हैं, मतलब यहाँ से, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोल दीजिए, मिरर के केस में पोल बोलते हैं, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये सब लिखाया जाता है पहले। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ से जब डिस्टेंस देखेंगे तो नेगेटिव मतलब इस साइड कहीं यहाँ पे इमेज बन रहा होगा। ये वाला डिस्टेंस है 15/5.4, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जर्वर से डिस्टेंस देखना था, तो ये टोटल डिस्टेंस d है और ये वाली वैल्यू h है, तो ये वाला डिस्टेंस d माइनस h हो जाएगा। और d की वैल्यू गिवन है आपको 8 और ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये हो जाएगा 5 प्लस 15/5.4। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 115n/31 इक्वल्स टू 5.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 प्लस 15 42/5.4। देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, n की वैल्यू कितनी होगी 42 इंटू 31 अपॉन 1, इतना इतना, देख लीजिए कितना आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेट ये 2 आएगा शायद।
1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको 2 लिख देना क्योंकि सिंगल इंटीजर है ना, राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो ये ऐसा है, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा बस। और भी कुछ है मेंस का क्वेश्चन नंबर 12th, मेंस क्वेश्चन नंबर 12th क्या दिया हुआ है, 12th एंड 14th ना, 12th चेक देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। It is in the given figure, a smooth parabolic wire track lies in the xy plane. The shape of track is defined by the equation y equals to x square. A ring of mass m, which can slide freely on the wire track, is placed at position 1, 1. The track is rotated with constant angular velocity omega such that there is no relative slipping between the ring and the track. The value of omega is, yes है, यहाँ 1, 1 पे है ना, ये 1, 1 पे है, ये वाली वैल्यू भी 1 है और ये वाली वैल्यू भी 1 है, तो कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर ये यहाँ पे है मतलब इसका रेडियस 1 हो जाएगा, ये ऐसा सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा उसके साथ। तो अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे अगर इसका एफबीडी आप बनाएंगे, ऐसे ही रखिए, इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये एमजी आएगा। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ, या एम वी स्क्वायर बाय ओमेगा दिया हुआ है इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सेंटर के टुवर्ड्स, यहाँ पे अब सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये सर्कल तो है नहीं, पैराबोला है, तो इसका नॉर्मल ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। अभी एंगल फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये नॉर्मल है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, एक मिनट पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा, ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा बेसिकली स्लोप है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, आई बात समझ में? तो यहां से या नॉर्मल को ऐसे ही रखो, नॉर्मल का यूज होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नॉर्मल को ऐसे ही रखो क्योंकि स्लाइड होगा तो कैसा स्लाइड होगा वो समझ लेना है। ये यहाँ पे है तो एक mg इस साइड आ रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो पहले अगर स्लोप फाइंड करना होगा तो पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स ही थीटा देगा, यही होगा tan थीटा, ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये यही tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, x गिवन है, इस पॉइंट पे 1 है ना, तो 2 इंटू 1 तो tan थीटा 2 हो जाएगा। tan थीटा 2 आया तो यहाँ से ये थीटा है, ये 2 है, ये 1 होगा, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा सब आ जाएगा इससे। ये mg, अब ये बताओ पहले, ये mg अगर ये स्लिप करता तो किसकी वजह से स्लिप करता, ये m ओमेगा स्क्वायर आर है, ये स्लिप करता तो इसका जो एक कंपोनेंट होता इस डायरेक्शन में, यही थीटा है, तो इसका जो ये कंपोनेंट होता उसी की वजह से स्लिप करता। तो ये थीटा है तो ये एक इंक्लाइन प्लेन टाइप का मान लो ना, ये थीटा है तो ये वाला mg साइन थीटा और ये वाला mg cos थीटा, तो इसी कंपोनेंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में स्लिप करता। तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसको जो बैलेंस कर रहा होगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा m ओमेगा स्क्वायर आर sin थीटा। तो इन दोनों फोर्स को ये बैलेंस कर रहा होगा और इसके फोर्स को ये बैलेंस कर रहा होगा, तो ये रेस्ट में है तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो mg sin थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से g tan थीटा बाय r इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो g की वैल्यू क्वेश्चन में g के टर्म्स में ही चाहिए, tan थीटा की वैल्यू 2 है और इसका रेडियस क्या है 1 है, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी √2g हो जाएगी, √2g हो जाएगी।
इस टाइप का क्वेश्चन देखना, तुम्हारे नोट्स में होगा शायद। यहाँ पे है, अब वो स्लिप नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा मतलब इसका जो mg का जो कंपोनेंट होगा इसको कोई ना कोई सेट बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए यहाँ पे रख दो, अगर ये स्लिप करेगा तो किसकी वजह से स्लिप करेगा? ये mg है, जो mg का ये वाला कंपोनेंट होगा उसी की वजह से इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा ना। तो स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको इस डायरेक्शन में बैलेंस कर रहा होगा ना, तभी तो स्लिप नहीं कर रहा है। तो कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल तो इससे लगेगा, mg का एक कंपोनेंट तो इसी के अलोंग लगेगा। तो यहाँ पे अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है, ये 1 है, क्वेश्चन में यही दिया 1, इसका मतलब इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उसी का एक कंपोनेंट होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? in the position shown in figure, the spring is at its natural length. The block of mass m is given velocity v naught towards the spring in the block of mass m is given a velocity v naught towards the vertical support at equals to 0. The coefficient of friction between the block and the surface is given as mu equals to ax. मतलब coefficient of friction x के साथ vary कर रहा है, where alpha is a positive constant alpha x and x is a position of block from its starting position. The block comes to rest for the first time at x, which is, तो आपको फर्स्ट टाइम वो रेस्ट में आ गया है, तो यहां से v नॉट से स्टार्ट किया है और ये x डिस्टेंस पे क्या हुआ है? रेस्ट में आ गया है। x डिस्टेंस पे वो किस में आ गया है? तो रेस्ट में आ गया है। तो अगर ये x डिस्टेंस पे रेस्ट में आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता है कि अगर इसको v वेलोसिटी से दिया है इस डायरेक्शन में, आपको कहाँ पे ये रेस्ट में आ जाएगा? तो डायरेक्टली तो कोई ऐसा नहीं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर देंगे, वैसा ये क्वेश्चन तो होगा नहीं। क्या लगाना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना, कहाँ पे रेस्ट में आ गया है क्या है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे जैसे आप v नॉट से जाएगा तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, बट फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी तो होगी, म्यू एन मतलब म्यू एम जी तो आएगा, बट म्यू क्या है? वेरिएबल है, एल्फा एक्स एम जी है, तो एल्फा एम जी एक्स हो गया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ये वेरिएबल हो गया है, एक्स का पार्ट, एक्स का फंक्शन है ये। तो अगर फ्रिक्शन वेरिएबल है तो डायरेक्टली इसका वर्क डन नहीं फाइंड कर पाएंगे, डायरेक्टली इसका वर्क डन नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बताया है वेरिएबल फोर्स को, वेरिएबल फोर्स का अगर वर्क डन फाइंड करना है देन यू हैव टू इंटीग्रेट द गिवन फोर्स, है ना, टू फाइंड द वर्क डन बाय दैट फोर्स। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे फाइंड करेंगे अपन? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तो नेगेटिव ही होगा, तो पहले ही मैं माइनस लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका एफ डी एक्स। तो माइनस ये कितना है? म्यू एम जी एक्स डी एक्स। एक्स कहाँ से? 0 टू एक्स, एक्स मान लेते एक्स में रेस्ट में आ गया ये, तो माइनस म्यू एम जी, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स 0 टू एक्स। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस म्यू एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। 0 टू एक्स पुट करेंगे तो भी वो यही आएगा। तो ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नाउ यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अल्फा भी है, करेक्ट, अल्फा भी है, म्यू नहीं अल्फा, ये अल्फा है। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दो ही है और कोई फोर्स है नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली ये रेस्ट में आ जा रहा है तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इनिशियली वो नेचुरल लेंथ में था इसीलिए 0 स्क्वायर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना? तो माइनस अल्फा एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2, काइनेटिक 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो देखिए माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा?
के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एम जी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, के प्लस अल्फा एम जी इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम के प्लस अल्फा एम जी अंडर रूट वी स्क्वायर है तो वी नॉट हो जाएगा, वी स्क्वायर है तो वी नॉट हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका एम बाई के प्लस अल्फा एम जी इंटू वी नॉट इंटू वी नॉट। आई बात समझ में। मेंस क्वेश्चन नंबर 10। इधर है क्वेश्चन नंबर 10 यार, देख लो। Two blocks M and M are arranged as shown in figure diagram. The coefficient of friction between the blocks is mu1 and between the ground and M is mu2. If ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu2 है और यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 है, ये M है और ये M है, ये ऐसा है। ये ऐसा है, ठीक है। mu1 की वैल्यू गिवन है 0.25, mu2 की वैल्यू गिवन है 1/3, M की वैल्यू गिवन है 8 kg। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M सो दैट सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट में है, सिस्टम रेस्ट में है तो M की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं, आपको पता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये T है, ये T है, ये T है, ये T है, ये TT है तो ये 2T हो जाएगा, ये T है, ये T है। FBD बना लेते हैं, FBD ऑफ M। तो यहाँ पे ये M है और यहाँ पे टेंशन T है और इस डायरेक्शन में ये mg है। तो इस mg की वजह से इसकी टेंडेंसी क्या होगी, कहाँ पे 2T, ये स्ट्रिंग है, 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 तो टी ही होगा ना। यहाँ पे 2T कैसे होगा, खुद से समझो ना, ये 2T होगा कैसे। ये T है, अब बोलो सर ये T है, ये T होगा। ये सब चीज थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। पहले भी बताया है कि जब भी इसके साथ पुली हो ना, जब भी इसके साथ पुली हो, आप डायरेक्ट टेंशन मत ड्रॉ कीजिए, ऐसा ड्रॉ करके ऐसा लिखिए बस। ये सब चीज बताई गई है आपको। जब भी किसी ब्लॉक के साथ पुली अटैच्ड है तो आप पुली के साथ उसका एफबीडी ड्रॉ कीजिए, ऐसा आएगा। ये सेम स्ट्रिंग टी हो जाएगा। अब ये 2T को भी हो सकता है क्या, खुद से सोचो ना, यहाँ पे TT लग रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी ये √2T के क्यों है, ये TT है, इन दोनों का रिजल्टेंट √2T होगा ना, तो ये सपोर्ट की वैल्यू √2T होगी। और कभी भी एफबीडी बनाएंगे तो इसका ऐसा नहीं ड्रॉ करेंगे, इस पुली के साथ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं या पुली लगा दो तो TT दिखेगा, ऐसा ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में। तो स्ट्रिंग सेम है इसीलिए T होगा, 2T नहीं लिखना, यहाँ पे तो 2T है ही, इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए या सिर्फ 2T लिख दीजिए। एफबीडी ऑफ M, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, यहाँ पे टेंशन T है। अब ये बताओ, ये पूरा सिस्टम अगर मूव भी करना चाहेगा तो ये तो खुद से मूव नहीं करेगा ना यार, ऐसा रखा हुआ है। मूव भी करेगा, मोशन भी आएगा तो किसकी वजह से आएगा, ये M है। किसका टेंशन, समझो, चीजों को समझिए, है ना। वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन कराया है, आपको क्या बताया था कि जब भी इसके साथ, अब ये बताओ, ये ऐसा था, ये ऐसा है ना, ये इसका टेंशन 2T कैसे होगा, तुम ये बताओ ना, 2T कैसे लिख दोगे तुम, ये ऐसा है
ये ऐसा है और ये ऐसा है, तुम 2t कैसे लिख दोगे इसको? ये t है, ये t है, ये बताओ पहले मुझे, इसको 2t आप कैसे लिखोगे? ये पुली है, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा मतलब यहाँ पे t डैश लग रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा t डैश, इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा t डैश। ऐसा भी नहीं लग रहा होगा फिर, ये वाला जो है, ये जो तुमको दिख रहा है ऐसा, तो ये ऐसा भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है। एक मिनट, ये ऐसा है, t है, ये t है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, पुली इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो पुली, स्ट्रिंग इस पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है, √2t। तो ये स्प्रिंग, ये जो है, ये जो पुली है, पुली भी इस पे स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, √2t। अब इस वाले को कंसिडर करोगे आप, इस वाले को कंसिडर करोगे तो ये वाला फोर्स पुली पे लगा रहा होगा ना, तो ये वाला जितना पुली पे फोर्स लगाएगा उतना ही पुली इस पे लगाएगा, जितना ये पुली पे लगाएगा उतना ही पुली इस पे लगाएगा फोर्स। अब अगर इसके साथ ये ऐसा अटैच्ड है तो कभी भी इसको नहीं ड्रॉ करना है, इसके साथ जो पुली अटैच्ड है उस पुली को ड्रॉ करना है बस, क्योंकि आपको ये डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट है, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है कि इस पे कितना फोर्स की वैल्यू है। टेंशन थोड़ी लिखेंगे टी, या इसको 2t थोड़ी लिख देंगे। 2t कब होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जब इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब होगा 2t। ये ऐसा है, ये ऐसा है, जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब होगा, ये t है, ये t है, तो 2t होगा, तो 2t होगा। है ना? अगर कहीं पे ऐसा था, समझ लीजिए ये ऐसा है, ये मान लीजिए ये ऐसा था और ये यहां से सपोज ऐसा आ रहा है, ये नहीं है, ऐसा आ रहा है सपोज, ठीक है, ऐसा। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे कुछ ऐसा अटैच्ड होता, तो यहाँ पे देखो टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा, बट आप इसको 2t नहीं लिखोगे। यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी 2 है, बट आप इसको 2t नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर इसका आप FBD बनाओगे तो इसका FBD कैसा आएगा, ये ऐसा है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, ये मान लीजिए सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा। तो अब इसको लिख सकते हो आप, t प्लस टी कॉस थीटा है, तो इस पे, इस यहाँ पे t प्लस टी कॉस थीटा आएगा, 2t नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पुली का अगर FBD बनाएंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस साइड जितना फोर्स लग रहा होगा इस साइड भी उतना ही फोर्स लगेगा। क्लियर? तो ज्यादा बेटर क्या होता है कि जब भी आप किसी ब्लॉक का या वेज का वो पुली के साथ कनेक्टेड है तो उसके साथ आप ड्रॉ कर लीजिए, है ना? उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो FBD किसका ड्रॉ कर रहे थे अपन, FBD ऑफ M। तो M की FBD क्या होगी, ये ऐसा है, यहाँ पर टेंशन T होगा, ये mg होगा। अब ये बताओ पहले, इसमें अगर ये मूव भी करता, ये पूरा सिस्टम मूव भी करता तो किसकी वजह से मूव करता? ये ब्लॉक ग्राउंड पे, इसकी वजह से तो मूव नहीं करता क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। ये मूव करता तो इसकी वजह से मूव करता, क्योंकि इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, mg लगेगा तो ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, पुल करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ पे टेंशन आ जाएगा। जैसे टेंशन आया, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, यहाँ पे टेंशन आया तो अब ये मूव कर सकता था। बट अपने को पता है इस पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो इसलिए नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये mg है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में t है। अब ये बताओ कि यहाँ पे आप कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन लगा देते हैं, सपोज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना चाह रहा है, फ्रिक्शन लगा देते हैं। ठीक है, मैं लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये कांटेक्ट में था, हाँ वही चीज, ये इसके कांटेक्ट में था तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता, बट ना तो इसका कोई एक्सेलरेशन है ना तो इसका कोई एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में n तो लग रहा है बट यहाँ पे सूडो फोर्स भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कुछ एक्सेलरेशन होता इस डायरेक्शन में तो इस पे सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आता तो n की वैल्यू कुछ आती, बट एक्सेलरेशन 0 है इस डायरेक्शन में भी, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्रिक्शन इस पे 0 लगेगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी,
mg हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगा। एफबीडी ऑफ एम, एफबीडी ऑफ एम, तो एम की एफबीडी, अब देखो यहाँ पे जब एफबीडी ड्रॉ करेंगे ये ऐसा होगा टेंशन टी, ये ऐसा होगा टेंशन टी, यहाँ पे 2t लिख सकते हैं या ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, ज्यादा बेटर है, ये टी हो जाएगा। यहाँ पे तो नॉर्मल जो लग रहा होगा उस नॉर्मल की वैल्यू 0 ही होगी। अब इन सब की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, इस पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक mg आएगा और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू एम जी प्लस टी, ये टेंशन भी आएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस टी हो जाएगी, और ये म्यू टी इंटू एन आएगा। तो दिस 3t इस x डायरेक्शन में, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये तो 0 है, दिस 3t इक्वल्स टू this 3t equals to this। तो यहां से क्या आएगा आपका 3t इक्वल्स टू f, तो 3t, t की वैल्यू क्या है mg, है ना, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लो, तो दिस 3t इक्वल्स टू f, f की वैल्यू म्यू टू इंटू एन, कहाँ से आया, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, तो 3mg। n की वैल्यू को क्या लिखोगे, म्यू टू कितना है आपका 1/3, n की वैल्यू क्या है mg प्लस टी, फ्रॉम 2, फिर से इस t को आपको पुट करना पड़ेगा mg, तो 3mg इक्वल्स टू 1/3 mg प्लस mg, कहाँ से आया, फ्रॉम 1। अब यहाँ से इसको इस साइड लाइए, तो 9mg इक्वल्स टू mg प्लस mg, इसको इस साइड लाइए, तो 8mg इक्वल्स टू mg, g से g कैंसल आउट हो गया, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/8, m/8, और m क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो m की वैल्यू 8 गिवन है, तो 8/8 मतलब 1 kg, 8/8 मतलब 1 kg, क्लियर। और भी कोई डाउट है, क्योंकि आज तो लग रहा है कि उसी में जाएगा, फिर टाइम तो होने वाला है। और भी किसी का कोई डाउट है, नहीं है तो फिर आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पार्ट यहाँ से, तो यहाँ से अब आगे लिखेंगे इम्पल्सिव फोर्स। ये इम्पल्स वाला आगे क्वेश्चन में बहुत सारा कराने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है ना, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। तो देखो, जब भी कोलिजन होता है, जब भी कोलिजन होगा तो उसमें क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल ब्लॉक के है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन u1 से, और ये ब्लॉक भी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u2 से। सपोज u1 इज लेस देन, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ये दोनों कोलाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो जब कोलाइड होगा आगे चलकर, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बट ये फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा होगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। यहाँ का जो टाइम इंटरवल होगा वो रिलेटिवली रिलेटिवली क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो ये जो टाइम पीरियड होगा वो वेरी स्मॉल होगा, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो हायर मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसका मोमेंटम है, इसका भी मोमेंटम है, जब मूव कर रहा है पार्टिकल तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा इस पे, मोमेंटम की वजह से फोर्स लगेगा यहाँ पे, है ना। तो क्या होता है, जो इम्पल्सिव फोर्स होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, अ फोर्स ऑफ रिलेटिवली, a force of relatively higher magnitude, a force of relatively higher magnitude and acting for relatively shorter time, shorter time is called
impulsive force is called impulsive force. Okay, a force of relatively higher magnitude and acting for relatively shorter time is called impulsive force. नोट कर लीजिए इसको पहले. रिलेटिव रिलेटिव का मतलब जैसे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ना, जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ पे एक तुम फोर्स लगाओ, तो इस फोर्स के कंपैरिजन में जब ये एक और ब्लॉक है, जब इससे कोलाइड होगा तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा ना, तो इसके कंपैरिजन में वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगता है वो थोड़ा ज्यादा हायर मैग्नीट्यूड का होगा, तो इसीलिए रिलेटिव वाला टर्म यूज किया. बेसिकली जो इंपल्सिव फोर्स होता है ना, वो एक रिलेटिव टर्म है. इंपल्सिव फोर्स इज अ रिलेटिव टर्म, एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन. बस इंपल्सिव फोर्स के बाद ही कोलिजन स्टार्ट होता है. ये जो इंपल्सिव फोर्स में स्टार्टिंग होता है ना, कोलिजन होता है तभी फोर्स लगता है, तो वही उसी का एक बेस है, मान लो ये. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, इंपल्सिव फोर्स एंड इंपल्सिव फोर्स एंड impulsive force can change the momentum of a body, can change the momentum of a body in a finite magnitude, in a finite magnitude, in a very short time interval. क्योंकि अब देखो इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो जैसे फोर्स लग रहा होगा है ना, कोलिजन हो रहा होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो अब इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा, इसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा. इंपल्सिव फोर्स इज अ रिलेटिव टर्म. इंपल्सिव फोर्स कैसा है, इज अ रिलेटिव टर्म, एक रिलेटिव टर्म है. इंपल्सिव फोर्स इज अ रिलेटिव टर्म. अब जैसे कुछ नोट करके एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं. जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहीं पे आएगा, पार्टिकल कोलाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है तो भी आएगा, है ना. स्प्रिंग फोर्स इलास्टिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव. नॉन इम्पल्सिव क्या होता है, ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है, कभी भी इसकी वजह से मोमेंटम जो है एक बॉडी का चेंज नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होगा या क्या होगा. अब ऐसा थोड़ी है कि अगर यहाँ पे पार्टिकल है, रेस्ट में है, इनिशियली जीरो है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो पहले इसका मोमेंटम जीरो था और यहाँ पे इसका कुछ मोमेंटम आ गया, तो ये अलग चीज है. ये कोलिजन की बात कर रहे हैं. ये किसकी बात कर रहे हैं, कोलिजन की बात कर रहे हैं. इंपल्सिव फोर्स कब एक्ट करेगा, कोलिजन हो रहा है तब की बात कर रहे हैं, है ना. तो कोलिजन के केस में, हाँ डायरेक्शन वाइज भी तो है ही, कोलिजन के केस में, कोलिजन के केस में स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव.
नॉन इम्पल्सिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोलिजन हो रहा है तो उसमें अगर स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये फोर्स कैसा होगा, नॉन इम्पल्सिव होगा। तो नॉन इम्पल्सिव होगा तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में कुछ? ये सब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ये किसके रेस्पेक्ट में? ड्यूरिंग कोलिजन। आ रही बात समझ में? ये सब जो ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो कोलिजन के रेस्पेक्ट में है ना। क्योंकि एक पार्टिकल का, आप एक पार्टिकल का देख रहे हो, एक पार्टिकल का तो चेंज हो जा रहा है ना ये यार, यहाँ से ऐसा पहले यहाँ पे रेस्ट में था, अभी एक्सेलरेट करा डाउनवर्ड डायरेक्शन तो मोमेंटम आ जाएगा। हाँ डायरेक्शन, ये भी बोल सकते हो तुम, ये भी बोल सकते हो कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब, देखो चेंज इन मोमेंटम मतलब यहाँ पे डायरेक्शन, जैसे मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, ई जो है वो वेक्टर है ना, तो ये कैसे चेंज होगा? एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो भी चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा, वो तो आपको पता है कि ये ऐसा आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो आपको दोनों को कंसिडर करना है, आपको दोनों चीज को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिख दिया, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव, मतलब ये हो गया कि कोलिजन के केस में स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, वो नॉन इम्पल्सिव नेचर का होता है। तो वो इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा, ना तो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा ना तो डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, कोलिजन के रेस्पेक्ट में नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट, आर केस डिपेंडेंट मतलब ये डिपेंड कर रहा है, केस पे डिपेंड कर रहा है। केस डिपेंडेंट, उसको ऐसे समझ लीजिए, ये कैसे केस डिपेंडेंट है उसको ऐसे समझेंगे। ऐसे एक एग्जांपल से, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है V1 से, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है V2 से। अभी बताओ, अभी भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लग रहा है। आप ये बताइए, क्या ये नॉर्मल इंपल्सिव होगा? क्या इसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ जो mg लग रहा है, mg की वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये वाला जो नॉर्मल है ये नॉन इंपल्सिव है। लेकिन जब ये कोलाइड कर रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, तो ड्यूरिंग कोलिजन ये ऐसा हो गया, तो अब ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगा n1 डैश, और ये इस पे नॉर्मल लगाएगा n2 डैश, कोलिजन के बीच। तो देखो अब ये को इस नॉर्मल की वजह से, इस नॉर्मल की वजह से क्या होगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है n1 n2, n1 n2 ये कैसा है, फोर्स हो गया नॉन इंपल्सिव, और ये दोनों फोर्स कैसा हो गया, ये दोनों फोर्स कैसा है, इंपल्सिव, और ये दोनों फोर्स कैसा है, नॉन इंपल्सिव। थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव का? जैसे यहाँ पे एमजी है, एमजी चेंज करेगा क्या इसके मैग्नेट को? नहीं करेगा, M1G M2G लिख दीजिए, तो ये हो गया नॉन इंपल्सिव। नोट कर लो इसको।
नोट कर लिया इसको। नोट कर लीजिए। डन। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बस 1 मिनट 2 मिनट। जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, ये एक बॉल है, ठीक है, और एक स्मॉल सा बॉल है ऐसा। ये आके इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ ऐसा होगा। अभी जब ये स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक कर रहा है तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N1। तो जितना इस पे लगाएगा ये उतना लगाएगा इस पे N1। अच्छा, अब जो ग्राउंड, क्योंकि जैसे ये आके स्ट्राइक करेगा, है ना, तो इस पे नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल की वजह से इसका जो ये वाला नॉर्मल है वो भी इफेक्ट होगा। पहले नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो है ये ऐसा है, तो पहले कुछ हो रहा था क्या? इस नॉर्मल का नहीं हो रहा था, बट अभी जो है ये एन लिख देता हूँ। बट अभी जैसे ये स्ट्राइक कर रहा है, इस साइड आकर स्ट्राइक कर रहा है, तो अब ये बताओ, ये स्ट्राइक कर रहा है तो ये वाला N1 इस पे लगेगा, ये N1 इस पे लगेगा, तो ये तो इम्पल्सिव है। इसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा। अब जैसे ही ये इस पे नॉर्मल N2 लग रहा है, अब N1 इसी की डायरेक्शन में लग रहा है, तो N2 जो है वो N1 पे भी डिपेंड करेगा। N2 की जो वैल्यू है वो N1 पे तो डिपेंड करेगी। मतलब यहाँ पे N1 एंड N2 क्या हो गया? इम्पल्सिव। क्यों? क्योंकि N1 और N2 क्या हो गया? इम्पल्सिव। समझो फिर से, ये आके स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों तो इम्पल्सिव होगा ही। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा। इसी का चेंज होगा तो होगा, इसका हो या ना हो, इसका तो चेंज होगा। तो ये फोर्स कैसा? इम्पल्सिव है। अब ये वाला जो नॉर्मल है N1, और इस N1 की वजह से जो N2 लग रहा है, तो अभी ये वाला N और ये N2 ये दोनों डिफरेंट है। पहले ये N mg के इक्वल होगा, अभी ये mg के इक्वल नहीं होता ड्यूरिंग कोलिजन। ये क्या होता है? N2 इक्वल्स टू mg प्लस N1। तो N2 जो है वो N1 पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए N1 एंड N2 कैसा फोर्स होगा? इम्पल्सिव। कैसा फोर्स होगा? इम्पल्सिव। तो अब देखो यहां से, ये इम्पल्सिव नॉर्मल है, इम्पल्सिव नॉर्मल फोर्स। अगर अब यहाँ पे सपोज फ्रिक्शन लग रहा होता, हाँ, अगर अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता, थोड़ी देर के लिए ड्यूरिंग कोलिजन मान लेते हैं कि यहाँ पे इस साइड फ्रिक्शन लग रहा होता, और यहाँ पे सब ऐसे अज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं कि सर डायरेक्शन ये क्यों बना दिया, किसी भी डायरेक्शन में मान लो अज्यूम कर लिया कि अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है? ये μN1 है, μ1N1। ये क्या होगा? μ2N2। तो देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ गया आपका F1 इक्वल्स टू μ1N1, F2 इक्वल्स टू μ2N2। मुझे ये बताइए कि ये जो फ्रिक्शन है उसमें ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इंपल्सिव है? अगर नॉर्मल इंपल्सिव होगा तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा। तो ये जो दोनों फ्रिक्शन है ये कैसा है? इंपल्सिव फ्रिक्शन। अगर ये ऐसा होता, ये ऐसा था, ये नॉर्मल N1 है, ये इस साइड जा रहा है V1 से, ये V2 से जा रहा है, ये नॉर्मल N2 है। तो अब ये बताओ, ये इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन इस साइड लगता है F1, ये फ्रिक्शन इस साइड लगता है F2। अगर फ्रिक्शन होगा तो F1 की वैल्यू क्या होगी? μN1। F2 क्या होगा? μN2। बट आपको पता है ये दोनों कैसा है? नॉर्मल।
ये दोनों नॉर्मल कैसा है? नॉन इम्पल्सिव। तो ये फ्रिक्शन जो है और ये फ्रिक्शन कैसा होगा? नॉन इम्पल्सिव। नॉर्मल अगर नॉन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव हो जाएगा, नॉर्मल अगर इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। आज आज के लिए इतना ही रखते हैं। नॉर्म अभी तक इम्पल्सिव टेंशन की बात नहीं की अपन ने। इम्पल्सिव टेंशन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी होगा। वहीं पे आएगा इम्पल्स मोमेंटम थियरम। वहीं पे क्या आएगा? इम्पल्स मोमेंटम थियरम। होमवर्क आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, जितना पढ़ाया है उसमें और भी होमवर्क मिल सकता है आपको। तो ग्रुप पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो बस एक बार इम्पल्सिव फोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इम्पल्सिव फोर्स के बाद ही आएगा अपना कोलिजन। इम्पल्सिव फोर्स के बाद आएगा कोलिजन। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।